हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में मैं मनु कुशवाहा स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो होगा चैप्टर नंबर 18 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा सीखने में जो है प्रेरणा और जो प्रोत्साहन है, इंसेंटिव है, यानी मोटिवेशन एंड इंसेंटिव इन लर्निंग। और इसी से जो है रिलेटेड जो एक चैप्टर है, ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। खास करके अगर आप देखें तो एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा है, और टीचिंग लाइन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है इसका। अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो है वो वैल्यू जो है थोड़ी ज़्यादा है। फिर ये और शुरू करते हैं कि प्रेरणा का जो है महत्व। पहले हम प्रेरणा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद प्रोत्साहन भी पढ़ लेंगे। और उम्मीद है कि यह जो चैप्टर होगा करीब करीब 40 से 45 मिनट के आसपास होगा, और कंसेप्ट हमारा क्लियर होता जाएगा। तो उम्मीद है कि हम जब लगातार पढ़ते रहेंगे तो हमारा जो है बीच बीच में वो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, और जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रेरणा का जो अर्थ है, यानी मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, नाम से ही चूँकि स्पष्ट है, क्योंकि आजकल तो करीब करीब बच्चा बच्चा जानता है। क्योंकि हर बच्चे जो है आजकल स्टेटस में मोटिवेशन जो है क्वेट्स या फिर जो है और भी कई सारी चीज़ मोटिवेशनल वीडियोज वगैरह स्पीकर्स के हैं, वो खुद के लाइफ में जो है बेहतरीनता लाने के लिए इन सारी चीज़ों को जो है लगाते हैं या फिर फॉलो करते हैं। तो प्रेरणा का जो तात्पर्य है, ये उस अवस्था से जो व्यक्ति को किसी क्रिया की ओर जो है प्रेरित करें। और व्यक्ति का जो है कार्य या फिर क्रिया के जो है तीन पहलू हैं। पहला है वह क्या करता है, वह कैसे करता है, और वह क्यों करता है। सीधी सी बात है, कोई भी काम हम करते हैं तो ये तीन पहलू हमारे होते हैं। क्या करता है, कैसे करता है, और क्यों करता है। रीज़न तो देना पड़ेगा। प्रेरणा का संबंध जो है ये क्रिया के जो है तीसरे पहलू अर्थात जो है क्यों से। संभव है कोई बालक जो है नौकरी करके पैसा कमाने की इच्छा से पढ़ता हो, तथा कोई विद्वान बनने या फिर जो है सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने की जो है इच्छा से पढ़ता हो। तो पैसा कमाने, विद्वान बनने और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा को हम प्रेरणा कहेंगे। तो इस पृष्ठभूमि में जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है कुछ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आइए और उनको देख लेते हैं। पहले नंबर पे थे मैकडूगल। इनके अनुसार जो है प्रेरणा प्रणाली की वह दैहिक और मानसिक अवस्था है जो उसे जो है विशेष रूप से क्रिया करने के लिए तत्पर होती है। जॉनसन ने कहा कि क्रिया के सामान्य आकार के प्रभाव को जो प्राणी के जो है व्यवहार को उत्पन्न या निर्देशित करता है, प्रेरणा की संज्ञा दी जाती है। वैसे ही आर्नोल्ड ने कहा कि प्रेरणा का तात्पर्य जो है उस स्थिति से है जो व्यक्ति को के व्यवहार को जो है बल प्रदान करती है, मार्ग दिखाती है और जारी रखती है। और इन सारे जो हैं परिभाषाओं से अगर विश्लेषण किया जाए तो कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट होती हैं। पहला नंबर है कि प्रेरणा प्राणी की जो है एक मनोदैहिक स्थिति है। दूसरा नंबर है प्रेरणा के कारण जो है प्राणी की क्रियाओं में गतिशीलता आती है, और क्रियाओं की गतिशीलता एक निश्चित दिशा में उद्देश्य या फिर लक्ष्य की जो है प्राप्ति तक जारी रहती है। जैसे भूख लग जाए, सीधी सी बात है, तो भूख लग जाए तो भूख तब तक जारी रहेगा जब तक भूख को ख़त्म ना किया जाए। तो भोजन देखने पे और खाने पे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा, और जो है वो क्यों, अगर भूख लगा है तो फिर क्यों भूख लगा है, तो पेट को जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और जब मिल जाता है तो भूख जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो भूख के लिए जो है प्रेरणा जो है। इसके बाद है आवश्यकता, प्रणोदन और उद्दीपन, यानी नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। आइए और इसको हम देख लेते हैं। आवश्यकता, प्रणोदन और उद्दीपन जो है ये प्रेरणा के तीन अंग हैं, और इन तीनों के बीच जो है ये बहुत गहरा संबंध है। तो ये और देख लेते हैं। आवश्यकता जो है ये मुख्य रूप से प्राणी में दो तरह की आवश्यकताएं पाई जाती है। पहला है जैविक और दूसरा है सामाजिक आवश्यकता। भूख प्यास वगैरह जो है ये जैविक आवश्यकताएं हैं, लेकिन किसी जो है इच्छित
या फिर यूं कहें कि प्रतिष्ठा हो गया, सुरक्षा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी सामाजिक आवश्यकता हो जाती है। तो किसी इच्छित वस्तु के जो है अभाव को हम क्या कहेंगे, आवश्यकता कहेंगे। इसके बाद प्रणोदन है, यानी ड्राइव। आवश्यकता से जो है प्रणोदन का जन्म होता है, और प्रणोदन प्राणी की जो है वह तनावपूर्ण अवस्था है जो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। जैसे शरीर में जो है भोजन का के अभाव से जो है भूख की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप जो है प्राणी को शरीर में और शारीरिक और मानसिक तनाव का जो है अनुभव होने लग जाता है। बोरिंग ने कहा कि किसी आवश्यकता के जो है मनोवैज्ञानिक परिणाम को ही हम प्रणोदन कहते हैं। इसके बाद है उद्दीपन, जिसको हम इंसेंटिव बोलते हैं। बाह्य वातावरण के जो जिन वस्तुओं के द्वारा प्रणोदन की संतुष्टि होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। यहाँ यह बात याद रखने की है कि उद्दीपन की जो है प्राप्ति के साथ एक ओर जो है प्राणी को संतुष्टि मिलती है, और दूसरी ओर उसकी आवश्यकता तथा दिशा में जो है कम होती जाती है या फिर खत्म होती जाती है। और हिलगार्ड ने कहा कि उद्दीपन बाह्य वातावरण कि वह वस्तु है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है और पूर्ण क्रिया का के द्वारा जो है प्रणोदन करती है। हिलगार्ड ने जो है ये प्रणोदन आवश्यकता जो है हिलगार्ड ने जो है ये कुछ बातें जो है ये जब कहा कि उद्दीपन बाह्य वातावरण की वह वस्तु है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है और पूर्ण क्रिया द्वारा जो है ये प्रणोदन घटाती है। तो हिलगार्ड के जो है इस कथन से जो है आवश्यकता, प्रणोदन और उद्दीपन में जो है गहरा संबंध मिल जाता है, और आवश्यकता से जो है प्रणोदन उत्पन्न होता है, और उद्दीपन की प्राप्ति की से जो है ये आवश्यकता समाप्त हो जाती है और प्रणोदन का जो है तनाव ये कम हो जाता है। और इस प्रकार जो है प्रेरणा का आरंभ जो है आवश्यकता से होता है तथा इसका अंत जो है उद्दीपन की जो है प्राप्ति के साथ हो जाता है। इसे जो है हिलगार्ड ने आवश्यकता, प्रणोदन, उद्दीपन सूत्र यानी नीड ड्राइव इंसेंटिव फॉर्मूला कहा है। प्रेरणात्मक जो है व्यवहार के कार्य हैं और उनकी जो है कुछ विशेषताएं भी हैं। आइए और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है उत्तेजन कार्य, जिसको हम अरोजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो प्रेरणात्मक व्यवहार का जो है आरंभ किसी आवश्यकता या फिर जो है आंतरिक अवस्था से होता है। प्राणी को प्राणी की जो है शक्ति उत्तेजित हो जाती है और वह जो है किसी क्रिया या फिर व्यवहार को करने पर बाध्य हो जाता है। इस अर्थ में जो है सहज क्रिया फिर जो है अनुवर्तन को जो है हम प्रेरणात्मक व्यवहार नहीं कहेंगे। इस अर्थ में इसका कारण है कि ऐसे व्यवहारों की जो है उत्पत्ति आवश्यकता या फिर आंतरिक आवश्यकता से नहीं होती है, बल्कि बाह्य आवश्यकता से होती है। कभी कभी मानसिक वृत्ति भी जो है प्रेरणा का काम करती है। अतः प्राणी की जो है आंतरिक अवस्था, आवश्यकता तथा मानसिक वृत्ति की गणना उत्तेजन स्रोत के अंतर्गत भी की जाती है। इसके बाद है दिशा सूचक कार्य। प्रेरणात्मक व्यवहार जो है उद्देश्य पूर्ण होता है तथा एक निश्चित दिशा में होता है। इसे हम जो है उद्देश्य निर्देशित व्यवहार कहते हैं, और प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष दिशा में जो है प्रयत्नशील रहता है। इस अर्थ में जो है प्रेरणात्मक व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति संबंधी व्यवहार से भिन्न है, जिसमें जो है पहला नंबर है मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार हमेशा एक ही तरह का होता है और स्वचालित होता है, लेकिन प्रेरित व्यवहार का जो है प्रेरित व्यवहार परिवर्तनशील होता है। इसके बाद दूसरा नंबर है मूल प्रवृत्ति पर आधारित जो व्यवहार में बड़ी समानता होती है, लेकिन प्रेरणा पर आधारित व्यवहार में समानता नहीं पाई जाती है। तीसरा नंबर है मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार जन्मजात होते हैं, लेकिन प्रेरणा पर आधारित व्यवहार जो है ये अर्जित होते हैं। और दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए कि मूल प्रवृत्ति संबंधी व्यवहार पर जो है वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि प्रेरणा पर वातावरण का व्यवहार पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद तीसरा नंबर है संपोषण कार्य।
जिसको हम सस्टेनिंग फंक्शन बोलते हैं। प्रेरक का तीसरा मापदंड यह है कि प्रेरणात्मक व्यवहार किसी उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है और उद्देश्य को प्राप्त हो जाने पर आंतरिक अवस्था समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को आनंद या संतुष्टि मिलती है। ये तीनों कारक जो हैं, ये तीव्र आंतरिक अवस्था, व्यवहार तथा उद्देश्य एक वृत्त के रूप में चलते हैं जिससे प्राणी को राहत मिलती है और इसे जो है ये प्रेरणात्मक चक्र कहा जाता है। और प्रेरणा की जो है आंतरिक अवस्था से व्यवहार उत्पन्न होता है और व्यवहार से लक्ष्य प्राप्त होता है और लक्ष्य प्राप्त होने से संतुष्टि मिलती है। इसके बाद प्रेरक के पदार्थ यानी काइंड्स ऑफ मोटिव्स, आइए और इसको हम देख लेते हैं। इसको जो है प्रेरक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर जैविक प्रेरक है और दूसरा नंबर सामाजिक प्रेरक है। तो दोस्तों जैविक प्रेरक में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे भूख, प्यास, काम, नींद और सुरक्षा, मल मूत्र का त्याग आदि जो है ये जैविक में आते हैं। वहीं सामाजिक में जो है जीवन लक्ष्य, कलह, आत्मस्थापन और सामुदायिकता, अर्जनात्मकता आदि जो ये आती है। तो ये और इनको हम देख लेते हैं। जैविक प्रेरक पहला नंबर है जिसको हम बायोजेनिक मोटिव बोलते हैं। तो जैविक प्रेरक जो है ये जन्मजात होता है, इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। भूख, प्यास आदि जो है ये जन्म से ही पाए जाते हैं, तो फिर ये जैविक होंगे। और शारीरिक तथा जैविक प्रेरक की जो है एक विशेषता यह भी है कि इसके कारण जो है व्यक्ति के व्यवहार में समानता उत्पन्न होती है। और भूख की हालत में जो है सभी व्यक्ति मानसिक तनाव महसूस करते हैं और भोजन प्राप्त करने पर के लिए हर संभव जो है वो प्रयास करते हैं। भोजन कर चुकने के बाद जो है मानसिक तनाव खत्म हो जाता है और उस दिशा में व्यक्ति का प्रयास जो है समाप्त हो जाता है। और यही बात जो है अन्य शारीरिक जो है वो प्रेरकों के साथ भी देखी जाती है। इसके बाद है सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक को अर्जित प्रेरक भी कहा जाता है और इसे मानव प्रेरक भी कहते हैं। ऐसे प्रेरकों को जो है व्यक्ति अनुभव तथा वातावरण से सीखता है। और सामाजिक प्रेरक शारीरिक प्रेरक की तरह जीवन को कायम रखने के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसे प्रेरकों की विशेषता यह है कि इनके द्वारा जो है व्यक्ति के व्यवहार में भिन्नता उत्पन्न होती है। इसके जो है कुछ दो प्रकार हैं सामाजिक प्रेरक है, जिसमें पहला है सार्वजनिक और दूसरा है व्यक्तिगत प्रेरक। तो सार्वजनिक प्रेरक को आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। सार्वजनिक प्रेरक का तात्पर्य ऐसे प्रेरकों से है जो समाज के सभी सदस्यों में पाए जाते हैं और इन्हें जो है इनमें सामुदायिकता हो गया, अर्जनात्मकता हो गया, आत्मस्थापन हो गया, कला हो गया, ये सारे सार्वजनिक में आते हैं। वहीं व्यक्तिगत प्रेरक का तात्पर्य जो है ऐसे प्रेरकों से हैं जो सभी व्यक्तियों में जो है समान रूप से नहीं देखे जाते, जैसे जीवन लक्ष्य हो गया, लाइफ गोल, आकांक्षा का स्तर हो गया, लेवल ऑफ एस्पिरेशन हो गया, आदत की व्यवस्था यानी फोर्स ऑफ हैबिट्स हो गया। व्यक्तिगत प्रेरक के जो है उदाहरण है, बहुत सारे लोग हैं जो लेखक बनना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर बनना पसंद करते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है सीखने में जो है प्रेरणा और उद्दीपक का महत्व क्या है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। प्रेरणा के जो है विभिन्न प्रकारों का हम वर्णन पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई, सीधी सी बात है कि इस सीखने में जो है सीखने में खास करके प्रेरणा और इसका जो है महत्व क्या है। तो सीखने के जो है विभिन्न सिद्धांतों पर नज़र डालने से जो है एक बात जो है ये स्पष्ट हो जाती है कि छोटे छोटे प्राणियों के जो है सीखने के आधार पर जो है शारीरिक प्रेरक, सीखने का आधार जो है ये शारीरिक प्रेरक है। इसमें थॉर्नडाइक, पलवल और पोलो जो है, कोहलर जो है और भी जो है कई सारे लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो है खास करके सीखने पे काम किया। जैसे पोलो ने कुत्ते पे किया, इसके अलावा थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया और कोहलर ने बंदर पे किया और बनमानुष पे किया। अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होगा। बालकों की शिक्षा में भी जो है भूख, प्यास,
काम आदि के जो है शारीरिक प्रेरकों का जो है अपना विशिष्ट स्थान है। बहुत से लोग जो है नौकरी हासिल करके और अपनी जीविका चलाने के उद्देश्य से जो है किसी विषय को सीखने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन बालकों की शिक्षा में शारीरिक प्रेरकों की अपेक्षा जो है अर्जित सामाजिक व्यक्तिगत जो है प्रेरकों का जो है अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति की जो है शिक्षा के पीछे पेट पालने के प्रेरक से कहीं ज़्यादा जो है सामाजिक प्रतिष्ठा, सामान्य सुरक्षा आदि प्रेरकों का जो है ये हाथ होता है। एंडरसन ने जो है बालकों की शिक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रेरक तत्वों के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार जो है बिना प्रेरणा के प्रभावशील शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके शब्दों में शिक्षण की जो है सर्वोत्तम प्रगति तभी होगी जब व्यक्ति प्रेरित हो। इसी प्रकार जो है मिल्टन ने जो है शिक्षण में प्रेरणा के स्थान को निर्धारित करते हुए कहा कि प्रेरणा जो है सीखने की एक आवश्यक शर्त है। ऐसे ही गेट्स ने जो कहा कि सीखने के लिए प्रेरणा जो है अनिवार्य है, जो मौलिक व्यवहार तथा उसके परिमार्जन के लिए पूर्वगामी गत्यात्मक पृष्ठभूमि जो है प्रस्तुत करती है। केली ने 1956 में लिखा कि शिक्षण प्रक्रिया की जो है समुचित व्यवस्था में जो है प्रेरणा का जो है एक प्रधान तत्व है और सभी शिक्षणों में जो है ये कोई किस प्रेरणा जो है अवश्य ही वर्तमान रहती है, चाहे वो प्रेरणा कोई भी हो। प्रेरणा के जो है या प्रोत्साहन के कई सारे प्रकार हैं जो उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है पुरस्कार और दंड, दूसरा है प्रशंसा निंदा, तीसरा है परिणाम और ज्ञान और चौथा नंबर जो है यह है स्पर्धा प्रतियोगिता और सहकारिता। पांचवा नंबर है अन्य प्रोत्साहन। आइए और इसको हम थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं। पहला है पुरस्कार और दंड। व्यक्ति स्वभावतः जो है उस क्रिया को बार बार दोहराता है जिससे उसमें उसे जो है संतुष्टि या फिर पुरस्कार मिलता है और उस क्रिया को छोड़ देता है जिससे उसको दंड मिलता है। थॉर्नडाइक के प्रभाव पर जो है ये प्रभाव नियम में इस बात की झांकी मिलती है और वास्तविकता यह कि थॉर्नडाइक ने 1911 में प्रभाव नियम की स्थापना में कर जो है सीखने की जो है सर्वप्रथम प्रेरणा के महत्व को जो है प्रमाणित किया और उन्होंने बताया कि पुरस्कार से किसी चीज़ को जो है सीखने की प्रेरणा मिलती है और दंड से किसी चीज़ को सीखने की प्रेरणा नहीं मिलती है। तो शिक्षा और दंड, शिक्षा में जो है दंड और पुरस्कार के कुछ महत्व हैं, आइए और उसको हम देख लेते हैं। यद्यपि शिक्षा में दंड का भी जो है विशेष स्थान है, परंतु पुरस्कार का महत्व उससे कहीं अधिक है और इसके जो है कुछ कारण है। आइए और उन कारणों को हम देख लेते हैं। पहला नंबर है पुरस्कार का प्रभाव जो है शिक्षण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। दूसरा नंबर है पुरस्कार सुखद और आनंददायक होता है। तीसरा नंबर है सुखद होने के कारण पुरस्कार से बालकों में शिक्षा के प्रति जिज्ञासा और अभिरुचि पैदा होती है। चौथा नंबर है पुरस्कार बालकों के अहम को उत्तेजित करता है और मनोबल को जो है बढ़ाता है। तो इसके जो है ये फायदे थे। आइए और कुछ हम नुकसान भी देख लेते हैं जो सीखने के लिए जो है लाभकारी नहीं है। पहला नंबर है दंड का प्रभाव जो है शिक्षण पर परोक्ष रूप से पड़ता है। यानी पहला तो हमने पुरस्कार लिया और अब दूसरा नंबर है दंड का आधार जो है भय है जो शैक्षणिक दृष्टि से अवांछनीय है। तीसरा नंबर है यदि शिक्षार्थी भयभीत न हो अर्थात अथवा जो है भय के परिणाम को सहने के लिए तैयार हो तो दंड निरर्थक होता है। बोलता है मार लो जितना लेकिन हम ना डराएं। भाई सीधी सी बात है कि कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चे के अंदर जो है डर खत्म हो जाए मार का, दंड का, तो फिर वो नहीं पढ़ पाता है, बिगड़ जाता है। चौथा नंबर है दंड का असर सदा अस्थायी नहीं होता। पांचवा नंबर है दंड से बालकों में जो है दुखद भाव उत्पन्न होते हैं। छठा नंबर है दंड के कारण बालकों में शिक्षक के प्रति डाह और शिक्षा के प्रति जो है उदासीनता का भाव उत्पन्न होना संभव है। इसके बाद सातवां नंबर है दंड के कारण जो है कभी कभी बालकों का जीवन जो है यह संतुलित हो जाता है। तो दंड की तुलना में जो है पुरस्कार अधिक प्रबल
प्रेरणा है, और मौखिक प्रेरणा से जो है आर्थिक प्रेरणा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मौखिक प्रेरणा में बोल जाता है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर कुछ दिया जाए उसके बदले में, उस प्रेरणा के बदले में, तो फिर वो ज़्यादा प्रभावी होता है। शैक्षिक दृष्टि से जो है दंड की तुलना में पुरस्कार अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है नथिंग सक्सेड लाइक जो है सक्सेस एंड नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। इसका तात्पर्य नहीं है कि दंड जो है वो पूर्ण रूप से व्यर्थ है, नहीं, बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अगर बच्चे ना पीटे जाएं तो फिर वो सीखते ही नहीं। थॉमसन ने जो है स्कूल शिक्षण की दंड की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कई सारी बातों की चर्चा की है। पहला नंबर है गलत व्यवहारों को रोकने में जो है दंड बड़ी सहायक होती है। दूसरा नंबर है बालकों को अनुशासित बनाने के लिए में जो है दंड का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तीसरा नंबर है दंड खासकर उस समय अधिक उपयोगी होता है, सिद्ध होता है, जब इसका उपयोग जो है पुरस्कार के साथ किया जाता है। और दूसरी ओर जो है दंड की खामियां भी हैं, आइए और उसको देख लेते हैं। पहला नंबर है पुरस्कार के कारण बालकों में सीखने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। और दूसरा नंबर है कभी कभी वो पुरस्कार पाने के लिए छल कपट का काम लेते हैं। तीसरा नंबर है पुरस्कार पुरस्कार से बालकों में जो है गलत मनोवृत्ति का विकास होता है, और उनमें जो है सदा कुछ ना कुछ प्राप्त करने की वृत्ति होती है। ऐसे बच्चे काम के बाद पैसे चाहते हैं, और अगर वैसे लोग अधिकारी वगैरह बन जाएं तो घूसखोर भी आसानी से बन जाते हैं। इसके बाद जो है दंड के जो है कुछ बुरे और हानिकारक प्रभाव हैं, आइए और देख लेते हैं। सुजलर, एजारोफ और मेयर ने जो है अपने अध्ययन में पाया कि दंड के 3 हानिकारक प्रभाव होते हैं। पहला नंबर है प्रत्याहार, दूसरा नंबर आक्रमण, तीसरा है नकारात्मक आत्मकथन। यदि बालक को जो है शिक्षालय में दंड दिया जाए तो वह किसी न किसी उपाय से शिक्षालय से भागने या फिर जो है अलग रहने का प्रयास करेगा, और इसे जो है प्रत्याहार कहा जाता है। और वह पढ़ाई छोड़ सकता है, यदि उसे शिक्षालय जाने को मजबूर किया जाए तो घरे छोड़ के भाग जाएगा। दंड का दूसरा प्रभाव जो है आक्रमण हो सकता है। इसके कई सारे रूप हो सकते हैं, मौखिक व्यंग्य से लेकर व्यवहारिक बर्बरता तक इसके प्रभाव देखे जाते हैं। और दंड से जो है उत्पन्न प्रतिक्रिया का जो है तीसरा रूप नकारात्मक आत्मकथन है। सुजलर ने जो है उनके अनुसार जो है ये उन्होंने कहा है कि यदि बच्चे को हमेशा यह कहा जाए कि तुम बुरे बालक हो, तो वह इस कथन का उपयोग स्वयं अपने प्रति कर सकता है, और धीरे धीरे वह इस बात का विश्वास जो है वो बदल जाती है, और उससे आत्म प्रत्यय का जो है हिस्सा बना सकती है, और वो बालक जो है वो बुरा बालक जो है बन सकता है। इसके बाद प्रशंसा और निंदा है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर था पुरस्कार और दंड, दूसरा नंबर प्रशंसा और निंदा। बालकों की जो है शिक्षा में प्रशंसा और निंदा का जो है अपना स्थान है, और मौखिक पुरस्कार को प्रशंसा और मौखिक दंड को निंदा कहते हैं। सही क्रिया के लिए बालकों को की जो है प्रशंसा की जाती है, और गलत क्रिया के लिए बालकों की निंदा की जाती है। इन दोनों का प्रभाव जो है सीखने पर पड़ता है, और आरंभ में प्रशंसा और निंदा का प्रभाव शिक्षण पर लगभग समान होता है, लेकिन बाद में प्रशंसा अधिक प्रभावशील प्रमाणित हो जाता है। और इस प्रकार जो है शिक्षण के लिए प्रशंसा जो है ये अधिक जो है ये यूं कहा जाए तो उपयोगी और काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके बाद जो है चेज ने जो है कुछ अध्ययन किया, प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि प्रशंसा का जो है प्रभाव तीव्र बुद्धि के बालकों में अधिक और औसत मंद बुद्धि के बालकों पर कम पड़ता है।
इस तरह जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो है प्रशंसा से अधिक प्रभावित और प्रेरित होती हैं, तब प्रशंसा और निंदा की प्रभावशीलता व्यक्तित्वशील गुणों पर भी पड़ता है। और कोलार कोलाडार्की ने 1955 में अपने अध्ययन में पाया कि बहिर्मुखी बालक की जो है प्रशंसा करने पर अंतर्मुखी बालक की निंदा करने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी शैक्षिक उत्पत्ति प्रगति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद वीट ने जो है प्रशंसा और निंदा की जो है परस्पर प्रभावशीलता को स्पष्ट करते हुए कहा कि अविवेकी प्रशंसा और निंदा की अपेक्षा सफलता के लिए प्रशंसा और असफलता के लिए निंदा जो है ये अधिक प्रभावी है। इसके बाद तीसरा नंबर है परिणाम का ज्ञान। परिणाम का ज्ञान भी जो है एक महत्वपूर्ण उद्दीपक है जो बालकों को सीखने की जो है प्रेरणा देता है। किसी विषय को सीखते समय जब उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि उनकी जो है शैक्षिक प्रगति संतोषप्रद है, तो इससे प्रोत्साहित होकर वे अपनी प्रगति को कायम रखने और भी जो है प्रगति लाने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर जब उन्हें मालूम होता है कि उनकी प्रगति संतोषप्रद नहीं है, तो उसमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं। दोनों अवस्थाओं में उनके जो है शिक्षण की प्रगति होना स्वाभाविक है। वास्तव में संतोषप्रद परिणाम का ज्ञान पुरस्कार का काम करता है और असंतोष परिणाम का काम जो है ये दंड का काम करता है। इसके बाद शर्मन और हार्वर्ड ने जो अपने उद्देश्यों में जो है इनके कुछ अध्ययन किया और प्रमाणित किया कि निश्चित उद्देश्य तथा परिणाम का आत्मज्ञान आत्म प्रेरणा के लिए एक प्रबल उद्दीपक है। जड़ एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी कहा कि परिणाम के ज्ञान से जो है सीखने की प्रेरणा मिलती है। और यद्यपि सफलता या विफलता के ज्ञान में जो है बालकों को सीखने की जो है प्रबल प्रेरणा मिलती है, फिर भी कभी कभी साधारण या फिर मामूली प्रगति का ज्ञान होने पर शिक्षार्थी हताश होने लग जाता है और शिक्षण के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। और इस तरह अति प्रबल विफलता के ज्ञान से क्षीण होकर वह अपने शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। तो थॉमसन ने जो है इसी सत्य की ओर संकेत करते हुए लिखा कि कोई कैसी प्रगति कर रहा है इसका ज्ञान सफलता तथा असफलता दोनों हालातों में उद्दीपन से हो सकता है। यदि सफलता अति सुगम और असफलता अधिक प्रबल ना हो, अन्यथा इसके प्रभाव जो है ये प्रतिकूल हो सकते हैं। इसके बाद है चौथा नंबर स्पर्धा, प्रतियोगिता और सहयोगिता। स्पर्धा जो है ये एक जो है प्रभाव उत्पादक जो है ये उद्दीपन है और जिससे जो है शिक्षार्थियों को जो है सीखने की प्रेरणा मिलती है। स्पर्धा का व्यवहार दो अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ में स्पर्धा का तात्पर्य ईर्ष्या तथा दाह से और दूसरे अर्थ में इसका जो है तात्पर्य स्वस्थ प्रतियोगिता से है। लुम्बा ने जो है कुछ अध्ययन किए थे। लुम्बा एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अध्ययन किया और पाया कि घृणा तनाव तथा तनाव जो है बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए हानिप्रद है। इसलिए इस प्रकार के उद्दीपन का उपयोग जो है ये स्कूल वगैरह में नहीं किया जाए तो ही बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बिना स्पर्धा के जो है सीखने से स्पर्धा के साथ सीखना अधिक उत्तम हो जाता है। और शिक्षण में जो है सामूहिक स्पर्धा से जो है व्यक्तिक स्पर्धा ज़्यादा उपयोगी और प्रभावशाली हो जाता है। थॉमसन ने जो है ये शिक्षण में जो है स्पर्धा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कुछ लाभों का वर्णन किया है तो ये और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है स्पर्धा से जो है शिक्षार्थियों का मनोबल बढ़ता है और उनका अहम जो है ये उत्तेजित होता है। दूसरा नंबर है उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा नंबर है स्पर्धा से उनकी विशिष्ट मूल प्रवृत्ति जो है ये संतुष्ट होती है। चौथा नंबर है इससे जो है आत्म प्रगति की ओर उन्हें आत्म प्रगति की ओर जो है अग्रसर होने का उन्हें अवसर भी मिलता है। और इससे जो है उनके जीवन में जो है स्फूर्ति आ जाती है और वे पूरी शक्ति और योग्यता के साथ पढ़ने में समर्थ हो जाते हैं। यंग ने 1955 में कहा प्राथमिक स्तरों के बालकों के लिए उनके अध्ययन को उन्नत बनाने के लिए के उद्देश्य से स्पर्धा का उपयोग एक प्रभावशाली प्रोत्साहन है।
कभी कभी प्रतियोगिता का उपयोग जो है खतरनाक सिद्ध होता है, खासकर प्रतियोगिता की भावना जब काफ़ी तीव्र होती है तो पराजय की हालत में बालकों का हौसला जो है बिल्कुल पस्त हो जाता है और वे शिक्षा की ओर उदासीन होकर शिक्षा की राह से भटक जाते हैं। अतः स्पर्धा का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि स्पर्धा न तो ईर्ष्या का रूप ले सके और न ही तीव्र जो है उपयोगिता का रूप ले सके। इसके बाद अन्य प्रोत्साहन में जो है अभिलाषा का स्तर आता है, व्यक्तित्व कारक आता है और व्यवसायिक निर्देशन आता है। तो बालकों की जो है शिक्षा हेतु वर्ग में प्रेरित करने के जो है प्रविधियां और कुछ उपाय हैं, आइए और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि सीखने की जो है आवश्यकता जो है शिक्षण का जो है मूल स्रोत है। अतः बालकों को अपने पाठ्य विषय की ओर प्रेरित होने के लिए जरूरी है कि उनमें जो है उस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में जो है आवश्यकता उत्पन्न हो और वे महसूस कर सके कि उस विषय की का जो है अध्ययन उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर है कि शिक्षार्थी को विश्वास दिलाया जाए कि शैक्षिक प्रगति के लिए प्रगति की इच्छा आवश्यक है। तीसरा नंबर है शिक्षार्थी की शैक्षिक प्रगति के मापन के लिए उचित विधियों का इस्तेमाल किया जाए और समय समय पर प्रगति की जो है जानकारी उसे दिया जाए। चौथा नंबर है शिक्षार्थी की सफलता के लिए को जो है आगे भी जारी रखना चाहिए ताकि महसूस कर सके कि उसे प्रगति करना है। इसके बाद पांचवा नंबर है शिक्षार्थी को बता देना चाहिए कि दूसरे छात्र की प्रगति उसकी जो है प्रगति से कहीं अधिक है और यदि आवश्यक जो है समझा जाए तो यह भी बता दिया जाए कि कुछ हताश परीक्षार्थियों से वो अधिक प्रगति कर चुका है। छठा नंबर है कि शिक्षार्थियों के अभिलाषा स्तर तथा जो है उपलब्धि स्तर में जो है अधिक दूरी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूरी ना हो, उनके अनुरूप हो लेकिन थोड़ा सा कम हो। उसके बाद सातवां नंबर है पाठ्य विषय का उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी जो है उस ओर प्रेरित और आकर्षित हो सके। इसके बाद आठवां नंबर है कि सफल शिक्षण के लिए शिक्षार्थी को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नौवां नंबर है असफल शिक्षण के लिए जो है शिक्षार्थी को दंड दिया जाना चाहिए ताकि अपने मन में सुधार ला सके और अपने पाठ्य पुस्तक को जो है वो सही तौर पे पढ़ सके। इसके बाद 10वां नंबर है कि शिक्षार्थी अपने पाठ्य पुस्तक के प्रति जो है प्रेरित हो सके तथा ज़्यादा से ज़्यादा अभिरुचि ले सके। इसके लिए अब जो है ये स्पर्धा यानी राइवलरी का इस्तेमाल करना आवश्यक है, लेकिन शिक्षक को चाहिए वो स्पर्धा जो है वो ईर्ष्या के रूप में उपयोग ना होने दे बल्कि स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में इस्तेमाल करे। इसके बाद 11 नंबर है कि शिक्षार्थी को पढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि चलचित्र, हास्य नाटक आदि का जो है पूर्ण रूप से जो है शिक्षालय में उपयोग किया जाए। इसके बाद 12 नंबर है कि बालकों की जो है शिक्षा को प्रभावी बनाने का जो है एक उपाय यह है कि उनके वर्ग में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि विविध उदाहरणों से जो है विषय वस्तु को समझाया जाए और विभिन्न परिस्थितियों में जो अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए। इसके बाद 13 नंबर है कि वर्ग में शिक्षकों को किसी विषय को इस ढंग से पढ़ाना चाहिए कि ऐसी क्रियाओं पर बल देना चाहिए जो वर्ग में पढ़ाए गए विषय का स्थानांतरण सहज रूप से व्यवहारिक जीवन में कर सके। इसके बाद 14 नंबर है कि वर्ग लेते समय जो है यानी क्लास लेते समय शिक्षकों को न केवल इस बात पर ध्यान देना कि कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है बल्कि इस बात पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस ढंग से पढ़ाया जा रहा है और उन्हें बालकों को जो है सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद 15 नंबर है कि बालकों को शिक्षा के प्रति जो है प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक बात है कि पाठ्यक्रम का अध्यापन स्तर तथा निर्धारित करते समय बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए। बच्चे जो है बौद्धिक योग्यता, अभिरुचि, आवश्यकता, मनोवृत्ति आदि से जो है ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो उपयुक्त शोधों के आलोक में जो है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बालकों को जो है शिक्षा के प्रति उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि उनके पाठ्य की जो है व्यवस्था उनकी आयु श्रेणी के अनुकूल की जाए और उनका जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति और अभिरुचि को ध्यान में रखा जाए। कोर्टिस एक मनोवैज्ञानिक थे। 1935 में इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों को शिक्षण के जो है प्रति प्रेरित करने हेतु उनके परिपक्वता स्तर तथा शिक्षण स्तर के बीच तालमेल रखा जाए और एलिन्स के अनुसार जो है बच्चे में
विषयों को उनकी परिपक्वता तथा जो है अभिरुचि के अनुकूल रखा जाए। और आर ने भी जो है इस बात का समर्थन किया है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर सीखने में जो है प्रेरणा और प्रोत्साहन। उम्मीद है कि थोड़ा कम ही देर में हो गया, करीब हम 40-45 मिनट तो 35 मिनट में हो गया, तो खुशी की बात है। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ये हमारा शिक्षा में अधिगम और वैचारिक तथा जो है सैद्धांतिक संदर्श हैं, यानी कंसेप्चुअल एंड जो है थ्योरेटिकल परसेप्टिव ऑफ जो है लर्निंग इन एजुकेशन। तो चैप्टर नंबर 19 होगा और उम्मीद है कि कल लेके आएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।